ओके, गुड मॉर्निंग। एज यू नो, आपने जैसे पेज नंबर 98 पे जैसे हमने ओके, बात करेंगे। हेलो, आप स्टार्ट करूं सर? स्क्वायर इन सबका प्रयोग करके आप में छवि है, ठीक इसी प्रकार से भारत और जिस के नाम से हैं, आज हम आगे स्टडी करेंगे। सभी के पास यदि टेक्स्ट बुक है, अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 से ओपन कीजिए, अपने हाथ में पेंसिल रखिए, आपको बताई जाए वो मीनिंग आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। गोंड आर्ट, गोंड आर्ट इज ट्रिबल आर्ट। अब ट्रिबल आर्ट इट मींस व्हाट? आदिवासी समय की, या हम कह सकते हैं पुरातत्व समय में जो आदिवासी लोग थे उनके द्वारा जो ड्राइंग की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते थे, उससे इस गोंद आर्ट को जोड़कर देखा जाता है। इट हैज बीन डेवलप एंड प्रिजर्व्ड। डेवलप यानी धीरे धीरे इसका कैसे आगे ये गोंद आर्ट बढ़ती गई या किस प्रकार इसका विकास होता गया। प्रिजर्व्ड अर्थात इसको किस प्रकार से हमने संवर्धित करके रखा है या हिफाजत से रखा है। बाय द गोंड आर्ट ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा यदि हमें गोंद आर्ट कहीं दिखाई देती है तो वो मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। भारत के जिसे हम दिल कहते हैं, भारत का दिल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो भारत के एकदम बीचों बीच स्थापित है। तो गोंद आर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देता है और वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, प्रदेश और ओडिशा स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी हमें गोंद आर्ट दिखाई देती है। तो प्राचीन काल के एक कलात्मक सांस्कृतिक के रूप में हम इस गोंद आर्ट को जाते हैं। फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स। अब ट्रेडिशनल का अर्थ क्या होता है? पारंपरिक तरीके से। टेल्स यानी कहानियां, जो हम बचपन परंपरा से जो कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, उसमें बहुत सी जगह पर हमने गोंद आर्ट के बारे में कभी चित्रकला के द्वारा, कभी नक्काशी के द्वारा, कभी दीवारों पर जो चित्र बने होते उसके द्वारा कहानियों में बार बार गोंद आर्ट को प्रस्तुत किया गया है। एंड द मैथोलॉजी, मैथोलॉजी यानी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उन पौराणिक कथाओं में भी इसका हमें कई बार उच्चारण या देखने को मिलता है। Learn that they have lived in India for thousands of years even before the other inhabitants. Inhabitant यानी उस समय के रहवासी या निवासी। Inhabitant हम किसे कहते हैं? रहवासी या निवासी को। Came here, here यानी यहाँ पर, अर्थात भारत में। तो ऐसा माना जाता है कि जब पुराने समय से भारत में बाहर के लोग आए, हजारों वर्ष पूर्व जब भारत में बाहर के लोग यहाँ पर आना शुरू हुए, तब उनके आने से पहले, बिफोर यानी उनके भी आने से पहले, ये जो आर्ट निभाने वाले या बनाने वाले या रचने वाले जो आदिवासी समाज समुदाय, वो उनसे पहले ही भारत में रहते थे, बाहरी परंपराएं आने से पहले। The Gondi language is similar to Telugu और द्रविड़ियन लैंग्वेज। जो द्रविड़ लैंग्वेज है, द्रविड़ लैंग्वेज, द्रविड़ भाषा,
जो साउथ में भारत के दक्षिण भारत में जो बोली जाती है, और तेलुगु जो कि भारत के दक्षिण में बोली जाती है, इन दोनों भाषाओं से ये गोंद आर्ट दर्शाने वाले जो गोंडी लोग हैं उनकी भाषा मेल खाती है। तो इनकी भाषा कैसी है? तेलुगु और द्रविड़ भाषा से मिलती जुलती भाषाएं हैं। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे हम। गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया। भारत का जो केंद्र भारत है, केंद्र भारत जैसे बताया मैंने, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, जो मध्य भारत से थोड़ा बता हुआ है, भारत के मध्य से ये गोंद आर्ट सबसे ज्यादा स्प्रेड हुई, यानी फैलना शुरू हुआ, प्रसार शुरू हुआ। ओरिजिनली मुख्य रूप से people used to draw picture on the earthen wall of their houses। मुख्य रूप से यदि हम इसको देखें, तत्कालीन समय के लोग अपने घर की दीवारों पर अर्थन वॉल यानी कि जो दीवार होती थी घर की, उसके ऊपर इस प्रकार के पिक्चर्स बनाते थे। मोस्ट फोक आर्ट इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स। मोस्ट फोक आर्ट यानी क्या है? पारंपरिक जो चित्रकला चलती थी उसमें ज्यादा नेचुरल टेक्निक्स का प्रयोग करते थे, तकनीकी का प्रयोग किया जाता था फॉर प्रिपेयरिंग कलर, कलर को बनाने के लिए, एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स, और कई प्रकार के तरीकों को, माध्यमों भी अपनाया जाता था इसे कलर बनाने के लिए। आज हमारे पास कई प्रकार के पेंटिंग्स के कलर है, स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, कई प्रकार की नई तकनीक है कलर करने के लिए, लेकिन उस समय में इन तकनीकों का बिल्कुल भी इजाद नहीं हुआ था। इसलिए लोग पारंपरिक तरीके, नेचुरल तरीका है, नेचुरल टेक्निक्स, उसका प्रयोग किया जाता था कलर को बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम देखेंगे, फिर मैं ब्रीफ में आपको समझाती हूँ कि कौन कौन से तरीके हो सकते थे नेचुरल कलर बनाने के। दे आर transferred or from generation to generation in a smoothly flowing process। और वो जो परंपरा है वो ट्रांसफर्ड होती थी, कैसे होती थी? यानी एक जनरेशन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको सुपुर्द की जाती। हमने जो हमारे पेरेंट्स ने जो अपने दादा दादी से सीखा हो वो हमारे पेरेंट्स मिले और फिर हमें मिले, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाली जनरेशन में ये आर्ट आगे प्रोसेस में लाया गया। गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। ये कोई अपवाद नहीं है कि ये उस समय था और अभी प्रेजेंट नहीं है। लोगों के आने पहले भी गोंड प्रस्तुत था, क्योंकि उस समय गोंडी आर्ट को गोंडी इन समय में यहाँ पर मौजूद उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। उनकी create a pleasant atmosphere के द्वारा घर जानवरों का सुंदर चित्र आपको दर्शाया गया है। A house decorated with a beautiful picture creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and the preserving. Preserving यानी सुरक्षित करना या संवर्धित करना what is seen। कला एक तरह से तरीका है। किस चीज का तरीका है ये? अपनी परंपराओं को, अपनी प्राचीन कलाओं को संवर्धित करके रखने का। ये दो पैसेज सभी बच्चे ध्यान से पढ़े, फिर मैं अगले पैसेज पर लौटूंगी। इन दो पैसेज में किसी को कोई मीनिंग समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए
अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। इन फोक आर्ट यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास। फोक आर्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप खुद से अपना कैनवस, यानी कि आपको क्या चित्र बनाना है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं, खुद निश्चित करते हैं कि मुझे चित्र में किसे चित्रित करना है। तो फोक आर्ट एक इससे अच्छा जरिया है। द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर विथ विच यू ड्रॉ। आपका सरफेस क्या होगा, कलर क्या होगा, चित्र क्या होगा, प्रेजेंट क्या करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है, आप खुद उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। And the color with which you draw, that is why creating folk art is a very enriching. Enriching यानी क्या, समृद्ध। फोक आर्ट बहुत अपने आप में एक समृद्ध कला है। इसे किसी टेक्निक की या किसी के प्रस्ताव की या किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन कलाओं में संवर्धित एक कला है, जिसे किसी के कहते ना नाम की आवश्यकता नहीं हो। अपने आप में ये एक समृद्ध कला है, पहचान की इसे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फोक आर्ट एक ऐसी कला है जिसको आप खुद जब एक्सपीरियंस करते हो तो आप अपने आप को एक समृद्ध भारत देश का, समृद्ध भारत देश की कला का अंग समझते हो, क्योंकि फोक आर्ट अपने आप में एक संवर्धित और समृद्ध कला है। दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्ट इन द चॉइस ऑफ दियर मीडियम। और इसका जो एक रिचनेस है, एक समृद्धिपन है, एक परंपरा का जो कलात्मक कला है, जो प्राचीन कला है, आप बैठिए 2 मिनट प्लीज। समृद्ध कला है, वो खुद दर्शाती है, रिफ्लेक्ट करना यानी दर्शाना, खुद दर्शाती है कि आप कितने रिच हैं अपने भारत देश में। In the days of past, several things in nature such as soil of different shade. प्राचीन कला में जिस प्रकार से कलर को बनाने के लिए अलग अलग शेड्स का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे सॉइल दिया गया है, तो हाँ आपको पता है हम कई प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं, जिसमें पेड़ से गिरने वाली पत्तियां हो या फूल पत्ते हो या फूलों का रस हो या जैसे गोबर जो होता है उसका पानी हो। तो उस समय में रंग बनाने के लिए कई प्रकार की सॉइल का प्रयोग किया जाता था, जिसमें द जूस ऑफ प्लांट, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके रस का प्रयोग करना, लीव्स के रस का प्रयोग करना, पत्तियों का, ट्री बाक यानी कि जो छाल होती है पेड़ की उसका प्रयोग करना, फ्लावर्स फूलों का, फ्रूट्स का, एंड इवन थिंग्स लाइक कोल एंड काउडग यानी कि कोयले का और काउडग यानी गोबर का, वेर यूज टू प्रिपेयर कलर्स। तो कलर को प्रयोग करने के लिए या कलर बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया जाता था, नेचुरल थिंग्स। जैसे आज हम कहते हैं होली के समय में कलर का प्रयोग करते तो बोलते हैं ऑर्गेनिक कलर होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर चीज ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक का अर्थ हम क्या समझते हैं कि हर चीज प्रकृति से या प्राकृतिक तरीके से होनी चाहिए। तो ये तो हम आज की तकनीक में मानते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन समय के लोग सोचो कितने समृद्ध थे, जिनको ये तकनीक का अंदाजा ही नहीं था, लेकिन हमेशा वो प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करते थे। द डिफरेंट कलर, वेरियस टेक्सचर एंड पैटर्न वर यूज्ड हियर। उस समय में कई प्रकार के डिफरेंट पैटर्न का प्रयोग किया जाता था, डिफरेंट वेरियस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो भी प्रयोग होता था सभी किस प्रकार से होता था, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। इस पेज पर भी आपको एक सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है, और ये चित्र देखकर ही मन एकदम से समृद्ध हो जाता है, देखकर एकदम प्लेजेंट लगता है, खुशनुमा माहौल। तो जब उस समय में ये चित्र बना करते थे और लोग अपने घरों में बनाते थे, उस समय कोई ऐसा नहीं था कि कोई अलग से ड्राइंग क्लास चल रही है या लोग सीखने जाते थे। ये उन्होंने अपनी परंपरा से, अपने पूर्वजों से सीखा था, जो आज हमारे लिए संवर्धन का विषय बन गया, क्योंकि इस कला को हमें संवर्धित करके बचा के रखना पड़ रहा है। लेकिन उस समय लोगों को बचा कर रखने की भी आवश्यकता नहीं, के जीवन में प्रयोग होता था।
ईयर आफ्टर ईयर लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट। सिंप्लिसिटी यानी कि बहुत ही सामान्य तरीके से इसको बनाया जाता था, कोई अलग से क्लासेस नहीं, कोचिंग नहीं, किसी के पास जाके सीखना नहीं, घर में ही स्त्रियां एक दूसरे से नेचुरल तरीके से इसको सीख लेती थी। When we see these picture, we realize, जब हम इस प्रकार के पिक्चर देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, रियलाइज होना यानी महसूस होना, क्या महसूस होता है हमें, that a picture drawn this way or the other can look ब्यूटीफुल। इस प्रकार से बनाए गए जितने भी पिक्चर हैं या अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए जितने भी पिक्चर हैं, they can look equally beautiful। इनमें इतनी सुंदरता है कि आप जितना साधारण तरीके से बनाओगे वो और अति सुंदर दिखाई देगा। What a deep thought this art convey and so easily। इनको बनाने के लिए ना किसी प्रकार के ब्रश की जरूरत है, ना किसी प्रकार के नई टेक्निक की जरूरत है, और इतने सिंपल और एकदम डीप थॉट है ये, यानी कि मनुष्य के मन के विचारों को प्रस्तुत करने का एकदम आत्मीय तरीका है ये, और ये हमें कन्वे करते हैं। कन्वे करना यानी व्यक्त करना, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं कि जितनी ये चित्रकला सिंपल है उतनी ही मनुष्य के जीवन में खुशनुमा माहौल भरने वाली, प्रकृति से जोड़ने वाली, सिंप्लिसिटी को प्रस्तुत करने वाली ये कला का एक नमूना है गोंद आर्ट। मैं फिर से पिछला पैसेज ले रही हूँ जिसे आपको पढ़ना है, आपके स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है। थर्ड पैसेज सभी को रीड करना है ये। इसमें आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उस समय में कलर बनाए जाते थे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एक दो क्वेश्चंस का नमूना मैंने यहाँ पर रखा है, तो मैं डिस्कस करूंगी आपसे वो। कलर बनाने के लिए किस प्रकार से अलग अलग प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया जाता था, उसे ध्यान से पढ़िएगा। अगली 3 पंक्तियां इस पेज पर है, इसे भी पढ़िए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पैसेज लेंगे। इन द गोंद स्टाइल ऑफ आर्ट, इस प्रकार की जो गोंद आर्ट की कला होती है, इस प्रकार में वी सी दैट द आउटलाइन में वेरी अ लिटिल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, बट द डिजाइन दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव। गोंद आर्ट का जो पिक्चर है, मैं जरा जूम कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपके पास भी टेक्स्ट बुक में है ये। हर जगह अगर आप देखेंगे तो लाइंस और डॉट्स और इसका प्रयोग किया गया है। बहुत ही बारीकी से आप देख सकते हैं, बहुत ही से इस को बनाया गया है। आप देखिए गोंद आर्ट में पिक्चर में क्या दिख रहा है, लाइन का प्रयोग किया गया है, छोटी छोटी लाइनें ली गई हैं और उन लाइनों को ही कंटिन्यू करके इतना बड़ा एक चित्र के सामने रखा गया है। इस पिक्चर को अगर मैं आपके सामने जूम आउट करूं तो यहाँ पर डॉट के साथ किया गया है, डॉट डॉट लेकर, इसलिए ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये डॉट के कारण ही ये गोंद आर्ट है, यानी गोदना। आप जानते हैं प्राचीन समय में गोदना होता था हाथों पे, कुछ लोग करते हैं,
फैशन के लिए हमने इसे टैटू के रूप में आजकल जानते हैं, इसने टैटू बनाया और फिल किया, लेकिन पहले टैटूज भी नहीं होते थे, उसको हम गोदना कहते थे गांव में, उसको जैसे हाथ पर ऐसे गोद रूप में कि बार बार उसको आपको गोदना को कलर करके या फिर कलर करके या फिर उसको जो चित्र आपको प्रस्तुत हो आप उसको अपने हाथ पर स्टाइलिश करवा लेते हैं और आप कहते हैं कि मैंने टैटू बनाया है ना। लेकिन उस प्राचीन समय में उसे हम अपने गांव की तरफ भी गोदना जानते हैं, जिसमें कहते हैं कि उसने हाथ पर गोदना करके कोई नाम लिखवाया है या फिर कोई चित्र बनाया है। तो ये जो गोंद आर्ट है उसकी भी एक खासियत है। क्या खासियत है कि इस गोंद आर्ट में जैसे सैयद हैदर रजा स्क्वायर का, सर्कल का, चित्रों का, ये अलग अलग शेप्स का प्रयोग करते थे। तो गोंद आर्ट में छोटी छोटी लाइनें, छोटी छोटे डॉट्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर लेकर उसको पूरा किया जाता है। जैसे ये जो नीचे चित्र दिया गया इसमें आप देखो तो सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रही, लाइनें, सिर्फ लाइनों को उकेरा गया है और लाइनें कंटिन्यू उसमें लाइन फिल कर करके आपके सामने इन एनिमल्स का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो लाइनें या फिर डॉट्स इनका प्रयोग करके इसे बनाया गया है। तो वही हमें यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में। इन द गोंद स्टाइल ऑफ आर्ट वी सी that the outline may vary a little from of artist to artist, but the design that fill it make the whole picture look lively and attractive. अट्रैक्टिव यानी आकर्षित, लाइवली यानी जीवंत कर देना। इतना सुंदर पिक्चर बन जाता है वो छोटे छोटे डॉट से, छोटी छोटी लाइनों से, कि वो पिक्चर हमारे सामने एकदम जीवंत हो उठता है और आकर्षित बन जाता है। द डिजाइन इंक्लूड सिंपल स्ट्रक्चर, उस डिजाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। अचीव यूजिंग डॉट यानी कि बूंदे या छोटा छोटा डॉट करके, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइनें, डॉटेड लाइन यानी डॉट 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 करके लाइन बनाना। आपको पता है छोटे बच्चे को एबीसीडी जब हम लिखने को देते हैं शुरुआत में तो डॉट डॉट करके लिखा रहता है, फिर वो बच्चा क्या करता है उस डॉट डॉट पे पेंसिल को खींचता है और ए बनाना सीखता है। तो वो जो डॉटेड लाइनें हैं वो डॉटेड लाइन यहाँ पर बताई गई है। कर्व शेप, कर्व शेप यानी गोल आकार में, जैसे सी बनाते हैं, डी बनाते हैं, एस बनाना हो तो उसे हम सब कर्व लाइन कहते हैं। एंड सर्कल, special attention is given to the choice of various color so that the total effect यानी उसका पूरी तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। छोटे छोटे डॉट को लेकर, लाइनों को लेकर, कलर्स को लेकर जो उसमें फिल किया जाता है, भले ही दिखने में एकदम सिंपल हो लेकिन जो चित्र उकेर कर सामने आता है वो बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला होता है। लास्ट पैसेज सभी देखेंगे, फिर ये दो पैसेज आप एक साथ रीड करिएगा और फिर जो भी आपको डाउट हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इन टूडेज एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यावसायीकरण या व्यापारीकरण। आपको पता है आपको कुछ पुरानी चीजें खरीदनी होती है तो आजकल क्या फैशन या ट्रेंड चल रहा है, अमेजोन पे जाइए, तुरंत आपको प्राचीन कोई, जैसे कोई गुलदस्ता लाना है या कोई पॉट लाना है, कोई पुरानी चित्रकार आपको अपने घर पर लाकर कोई ड्राइंग लगानी है, या फिर गोंद आर्ट या पुराने समय की आपको कोई मैट लानी है, कुर्सी लानी है जिसके ऊपर डिजाइन उकेरी गई है, तो आप लोग अमेजोन पे जाते हैं और वहां पर चॉइस करते हैं और उसको अपने घर पर मंगवा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जाके ये सब देखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, कौन जाए कॉइन देखे। तो ये सारी चीजें अब किसमें बदल गई है, व्यवसायीकरण में। आपको कुछ भी चाहिए आप बस अमेजोन पे जाइए, तो ये जो पुरानी गोंद कला है वहां सर मार्केट में जाके वहां से उसको लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे उसको डाउनलोड किया जाता है, आप चॉइस करते हैं और अपने घर पे उस प्राचीन कला को आसानी से मंगवा सकते हैं। तो उसी बारे में ये पैसेज हमें समझाता है कि वर्तमान समय में इन टूडेज एज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण के इस समय में many men have taken up गोंद आर्ट, गोंद आर्ट को अपना व्यवसाय बना लिया है और लोग उससे अपना पैसे कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। बट द रूट ऑफ फोक आर्ट
probably lie in the women daily chores like cleaning and decorating the house. लेकिन वास्तविक इसके रूप को अगर हम देखें, इसकी जड़ में यदि हम जाएं, बट द रूट ऑफ फोक आर्ट, इस प्राचीन कला के जड़ में यदि हम जाकर देखें तो औरतें जो उस समय थी वो अपने घर की साफ सफाई करती थी, और साफ सफाई करने के बाद जब अपने दीवारों पर वो कोई ड्राइंग बनाती थी तो वही गोंद आर्ट है। उस समय उन औरतों ने अपने व्यवसायीकरण के रूप में इस गोंद आर्ट को नहीं बनाया था, अपने घर की साज सज्जा करने में, घर को सजाने में, घर पर कोई चित्र बनाने में, वो औरतें अपने रोजमर्रा के काम में, डेली चोर्स यानी रोजमर्रा के काम में इस काम को लाती थी, जो कि आज हमें एक कला के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। और अपने घर को सजाती थी, डेकोरेटिंग करना यानी सजाना, द हाउस यानी अपना घर, dealing with the natural colors in the course of cooking and in their leisure time यानी अपने खाली समय में, एक्टिविटीज यानी कोई ना कोई कार्यक्रम करना या कार्य करना। तो ये गोंद आर्ट कहाँ से है, इसकी जड़ में जाके देखे तो कुछ आर्ट नहीं है, ना उन औरतों ने सीखा, ना उन औरतों ने कोई क्लास ली, वो तो बस अपने घर को सजाती थी और सजा सजा के कोई ना कोई ड्राइंग बना लेती थी, और वही ड्राइंग जब इतनी प्रसिद्ध होने लगी तो आज उसे हम प्राचीन कला के रूप में मार्केट में चित्रकलाओं के रूप में बेचते हुए या फिर व्यवसाय करते हुए पाते हैं। हाँ, इसका एक और दूसरा रूप भी है कि हमारी ये प्राचीन कला है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने भारत की प्राचीन कला का किस प्रकार से संवर्धन करना है। सभी बच्चे ये 2 पैसेज रीड करेंगे। और इस 2 पैसेज में सभी बच्चे ध्यान दें कि किस प्रकार से कला एक्चुअल रूप में उसके रूट में जाके देखें कि किस प्रकार से ये कला इजाद हुई। दूसरा ये देखें कि ये कला को बनाते समय किस प्रकार की प्रक्रिया, पद्धति या फिर कलाओं के किस रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया डॉट डॉट, लाइनें, कर्व, शेप्स, इन सब का ध्यान दें, क्योंकि इन सब से रिलेटेड और प्लस जैसे मैंने पहले बताया था कलर्स को लेकर मैं 2-3 एक्टिविटी अभी शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे कि आप इस पैसेज को और अच्छे से समझ सको। अब मैंने इन चित्र के अलावा ना 2-3 चित्र और भी आपके सामने रख रही हूँ, ये देखिए, है ना। ये चित्र में अब हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन, पेड़ की हर डाल में आपको सीधी लाइनें, कर्व लाइनें, सीधी लाइनें, कर्व लाइनें दिखाई देगी। यहाँ पर मोर जो बनाया गया उसमें सीधी लाइनें हैं, उसके पंखों को बताने के लिए कर्व बताई गई हैं। गोंद आर्ट का मुख्य उद्देश्य ही है कि सिंप्लिसिटी, एकदम साधारण तरीके से लेकिन आकर्षित रूप में उसे प्रस्तुत करना। और एक चित्र देखिए आपके यहाँ पर है स्क्रीन पर, अब इसमें डॉट डॉट और कर्व लाइन ये आपको ज्यादा दिखाई देंगे, डॉट डॉट किया गया है और कर्व लाइन की गई है। दिखाई दे रहा है सभी को? अब एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछूंगी यहाँ पर, और मुझे कोई भी स्टूडेंट जवाब दे सकता है। आप लोगों को ये बताना है कि गोंद आर्ट में सबसे ज्यादा किसे चित्रित किया गया है। मैं सारे पैसेज स्क्रॉल कर रही हूँ आपके सामने, आप सारे चित्र देखो और सारे चित्र देखकर मुझे ये बताओ कि गोंद आर्ट में सबसे ज्यादा किसे चित्रित किया गया है, या चित्रकला में किसके ऊपर सबसे ज्यादा चित्र बनाया गया है। ये 2 पिक्चर और ये 2 पिक्चर आपके सामने, फिर अभी ये जो मैंने आपको बताया वो देखिए। चलिए, कौन स्टूडेंट मुझे जवाब देगा? कोई भी बच्चा बताओ, गोंद आर्ट की चित्रकला में सबसे ज्यादा कौन से चित्र या किसके ऊपर आधारित चित्र बनाए गए हैं? फटाफट बताओ, कितना आसान है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया हो तो सबसे ज्यादा जो चित्र बनाया गया है वो किस पर है?
एनिमल्स पर, यानी कि पशु पक्षियों पर। और पशु पक्षियों में भी सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है पिकॉक, मोर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पिकॉक भी है और कुछ पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं हिरन जैसे दिखने वाले, या फिर इसको हम रिलेट कर सकते हैं छोटे भेड़ बकरियां या फिर हमारे गाय, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो पशु पक्षियों पर आधारित, यानी कि प्रकृति किस प्रकार से जानवरों से भी रिलेट करती है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हमें यह साफ संदेश मिलता है कि हमें अपने प्रकृति का या जानवरों का संरक्षण और संवर्धन दोनों करना चाहिए। चलिए अब हम अपने एक्टिविटी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, जो अभी पैसेज से रिलेटेड है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, आंसर्स आर गिवन ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपके स्क्रीन पर भी आंसर्स ऑलरेडी आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए आप सभी, मुख्य भाग में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द थिंग्स यूज्ड टू प्रिपेयर कलर्स, जो हमने पैसेज में रीड किया था। कलर्स, इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, पैसेज बेस्ड ही होगा, पैसेज से अलग हटके नहीं पूछा जाएगा, इसलिए पैसेज को बार बार मैंने कहा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। द थिंग्स यूज्ड टू प्रिपेयर कलर्स, क्या क्या होता था, जूस ऑफ प्लांट, प्लांट जो होते थे, फूल, पौधे, जड़ें, पत्ते, उन सबके रस का प्रयोग किया जाता था। लीव्स का यानी पत्तों का प्रयोग किया जाता था। ट्री बार्क यानी कि पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता था। फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, कोल, काउ डग एंड सॉइल ऑफ डिफरेंट शेड्स, और अलग अलग प्रकार की जितनी भी खाद होती है उनका प्रयोग किया जाता था। किसमें, नेचुरल तरीके से। कैसे नेचुरल तरीके, कलर बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय राइटिंग नाउन दैट यू कैन यूज द गिवन एडजेक्टिव। अब ये सारे एडजेक्टिव हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसमें, आंसर्स में। अब आर्ट दिया गया है, तो आर्ट से रिलेटेड आप कैसे, हमने गोंद आर्ट के बारे में पढ़ा है, सैयद हैदर रजा ने जो आर्ट बताया उसके बारे में पढ़ा है। तो पढ़ते समय आपने क्या ध्यान दिया, एक तो गोंद आर्ट ट्रिबल आर्ट है, यानी आदिवासी समाज से रिलेटेड या आदिवासी समय से है। उसके बाद क्रिएटिव है, यानी कि अपने खुद से उन्होंने इस चित्रकला को क्रिएट किया है। लोकल है, क्योंकि उस समय के लोग आम अपने घर की साफ सफाई में करते थे, कोई अलग से बाहर से आई हुई ये कला नहीं है। क्योंकि हमने इस पैसेज में पढ़ा कि जब गोंद आर्ट हम जानते हैं या उस समय के लोगों को जानते हैं, तो जो उस समय हजारों वर्ष पहले जो लोग बाहर से आए थे, उसके पहले से ही गोंद आर्ट भारत में मौजूद है, ये हमें उस समय के पुरातत्व विभाग से पता चलता है। तो ये लोकल आर्ट है। फाइन आर्ट है, क्योंकि नॉर्मल लोग अपने आसपास भी ये करते थे, घरों में भी। दूसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द रिलेटेड वर्ड। अब पेंटिंग है, अब इसमें आपका आंसर खुद भी अलग से हो सकता है, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन द पैसेज ओनली, आप ये खुद से भी इसमें आंसर्स दे सकते हैं। पेंटिंग, आप पेंटिंग में आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बताइए। पेंटिंग क्रिएटिव हो सकती है, स्केचिंग हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन आ सकता है, इमेजिनेशन आ सकता है, इसके अलावा क्या, नेचुरल टेक्निक आ सकती है, हम और नेचुरल टेक्निक से पेंटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट शेड्स हो सकता है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे सैयद हैदर रजा ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया हुआ है। तो आप इसमें ओन से भी आंसर्स ले सकते हैं। बाकी बच्चों से अभी मैं यही कहूंगी, इसका स्क्रीनशॉट जिससे लेना हो ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए। और यदि किसी को कोई डाउट है तो पैसेज बेस्ड आप मुझे पूछ सकते हैं। इस पैसेज में यदि ये मैं और एक स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पर यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर किसी को डाउट है क्या, कोई हैंड रेस कर रहा है?
ठीक है, चलो बच्चों, आज हमने जैसे सैयद हैदर रजा की ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा, जैसे उनको हर प्रकार का आत्मीय अनुभव, सैयद हैदर रजा ने कहा है कि चित्रकला क्या होती है, अपने आत्मा का अनुभव होता है जिसे आप चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो चित्रकला आज से नहीं, प्राचीन समय से ही भारत का एक प्राचीन सांस्कृतिक कला के रूप में रही है, जिसमें गोंद आर्ट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। सर क्लास खत्म हो चुका है।